नमस्कार प्रिय साथियों, आज एएलपी की एक नई सीरीज लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन पिछले साल हुए थे, पूरे रेलवे के दौरान एएलपी के जितने भी क्वेश्चन हुए थे, उसमें साइंस और जीके का जितना भी पोर्शन था उसे लेके मैं अनुराग तिवारी आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। डेली ये करेंट जो सीरीज है पार्ट 1, ये 9 अगस्त 2018 के क्वेश्चन से जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन है। अगली बार से इस पे लिख दिया जाएगा कि किस शिफ्ट का ये पेपर है। और ये लगातार लगभग 40 से 45 जो पेपर हुए थे उनका सबका निचोड़ जो है वो साइंस के क्वेश्चन, जीके जीएस के सारे क्वेश्चन जो है हम आपके सामने लेके आएंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को। इस मॉर्निंग शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की जो एसआई इकाई है वो क्या है। तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है प्यारे बच्चों वो होती है ओम। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, ओम। और इसका संकेत कैसा होता है, ऐसा। ठीक है ना, आपने 11th 12th या 10th 9th में भी पढ़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है। अब एक चीज आप समझिए, रेनवियर के नोड्स जो हैं वो माइलिनेटेड एक्सॉन में पाए जाते हैं। जैसे न्यूरॉन होते हैं तो न्यूरॉन के ऊपर एक ऐसा, आप मान लीजिए जैसे ये न्यूरॉन है, अब इसके ऊपर ये कवरिंग हो गई, फिर यहां पे ये ब्लॉक हो गया, फिर ये कवरिंग हो गई, ऐसे ऊपर नीचे दोनों साइड। और ये जो ब्लॉकेज हैं, ठीक है ना, ये कहलाती है शीथ। ठीक है, ये जो पाए जा रहे हैं ये यहां पे ये पॉइंट्स, ये क्या कहलाते हैं, रेनवियर नोड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेनवियर नोड्स। ठीक है, तो रेनवियर नोड्स जो हैं, अगर इसके ऊपर ये कवर पाया जा रहा है तो ये कहा जाएगा माइलिनेटेड शीथ। ये कवर है, माइलिनेटेड शीथ है। तो ये माइलिनेटेड एक्सॉन में ही पाए जाएंगे। अगर ये शीथ नहीं होगी तो वो कैसे हो जाएंगे, नॉन माइलिनेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो रेनवियर नोड्स जो हैं वो कहां पाए जाते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स में पाए जाते हैं। बड़ा सिंपल सा है। जब हम बायोलॉजी की जो एक सीरीज चल रही है आप देखेंगे तो बायोलॉजी की एक सीरीज है पूरी प्लेलिस्ट में, आप उसमें से जब नर्वस सिस्टम पे जाएंगे तो नर्वस सिस्टम में आपको इसके बारे में विधिवत बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय डबलिन जो है वो किसकी राजधानी है, यूरोप का एक देश है आयरलैंड। तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, जिसके लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया है। तो इसका जो आंसर है, इसका सही आंसर है करण महाजन। क्या है प्यारे बच्चों, करण महाजन है। ठीक है, चलें आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है। अब सेप्रोट्रॉफ को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो इसे कहा जाता है मृतोपजीवी। क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, ठीक है ना, या कार्बनिक जीवी। ठीक है, तो मृतोपजीवी अगर कहा जाए तो मतलब ये जो मृत चीजें हैं उनसे जो उत्पन्न होता है। हालांकि बाद की जो थ्योरी आई है उस पर इसे नकार दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि कवक के ऊपर कहीं ना कहीं, ये फंगस के ऊपर या म्यूकस के ऊपर ये अपना कवर लेता है, वहां पे अपने पैर जमाता है और वहां से ये उनसे पोषण, उनके हाइपस जो सेल होते हैं उनसे ये पोषण प्राप्त करता है। तो इसका जो आंसर है सेप्रोट्रॉफ जो होता है वो कौन होता है, कुकुरमुत्ता होता है। जैसे प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, अर्थात अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार जो कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा वो कहीं भी गंदे स्थानों पे या जहां पे सड़ा गला पदार्थ पड़ा हुआ है वहां पे उगाता है, इसीलिए इसे सेप्रोट्रॉफ या मृतोपजीवी कहा गया। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल फरवरी 2024 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन है। एक चीज याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन हुए थे ये 2018 में हुए थे। ठीक है, और 2018 के हिसाब से उस समय का डाटा पूछा गया था। हमने इस सीरीज को जो बनाया है, जो उन्होंने 2017 और 18 की डाटा पूछा था उसे हमने चेंज करके 23 और 24 के डाटा से कंप्लीट किया। ठीक है ना, जैसे अगर उसमें किसी में पूछा गया कि जुलाई 2018 के अनुसार तो उसको हमने जुलाई 2023 कर दिया है, और जनवरी फरवरी मार्च तक का अगर वो आ रहा है तो उसको हमने आज के करंट डाटा से
एक्सचेंज किया है या बदला हुआ है। ठीक है, तो ये 2018 का आंकड़ा पूछा गया था, लेकिन अभी क्या अगर पूछा जाएगा तो 2024 का आंकड़ा पूछा जाएगा। तो वर्तमान में तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? RN रवि जी हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि RN रवि जो हैं वो वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर हैं। चलें अगला क्वेश्चन। किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन होगा? तो एक चीज याद रखिए, कोई भी चीज अगर ये यहां पे 5 रुपए की है और इसको यहां से, ठीक है ना, किसी भी एक जगह से एक्स से अगर उसकी वाई डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है, तो उस पर जो सबसे ज्यादा खर्च आएगा वो कहे का आएगा? उसकी ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होगा? पेट्रोलियम, क्योंकि चलने वाली चीजें किससे हैं? पेट्रोलियम से। ठीक है, तो अगर पेट्रोलियम के दामों में वृद्धि होगी तो पूरी महंगाई, हर चीज महंगी हो जाती है। आप देखिए जब भी पेट्रोल के दाम महंगे होते हैं तो ऑटो का किराया, बस का किराया, ठीक है ना, सब्जियां, फल, इवन जितनी चीजें हैं वे सारी चीजें महंगी हो जाती है। तो पेट्रोलियम कहीं ना कहीं महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए एक बहुत बड़ा क्या है? की है। ठीक है ना, चाबी है सरकार के लिए। चले अगला क्वेश्चन। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग या रैखिक संवेग जो है P, उसे किससे कहा जाता है? तो P बराबर होता है m.v। m का मतलब है यहां पे मास और v का मतलब है वेलोसिटी। ठीक है ना, वेग। तो मास और वेग, ठीक है ना, द्रव्यमान और वेग जो है इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th और 10th में आपने इसको पढ़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? तो याद रखिएगा जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस, ठीक है ना, उसमें आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग भी इसलिए किया जाता है कि चीजें बहुत ज्यादा, अभिसारी लेंस है तो अभिसारी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा फैलाएगा नहीं। तो अगर हम कहीं पर सर्च लाइट की तरफ यूज कर रहे हैं तो उसका एक फोकस रहेगा और उस फोकस रहने के कारण क्या होगा? हमें चीजें ढूंढने में आसानी होगी। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है वो क्या होता है? कॉनकेव मिरर होता है या अवतल दर्पण होता है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2024 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के MD और CEO कौन है? तो मार्च 2024 में अभी जो हाल ही में बने हैं, इलाहाबाद बैंक के MD और CEO जो है वो शांतिलाल जैन जी हैं। कौन है? शांतिलाल जैन है। आपको इसे याद रखना है। जब ये 18 में क्वेश्चन पूछा गया था उस समय इसका आंसर उषा अनंत सुब्रमण्यम रहा है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में, अब दो चीजें याद रखिए, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन में अलग अलग नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती। एक ही पेरेंट से उसकी 2 डॉटर सेल बन जाती हैं। एक ही जनक कोशिका से उसकी 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जबकि लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो अगर अलग अलग युग्मक मिलकर किसी एक तीसरे युग्मनज का निर्माण करेंगे तो वो उतना आदर्श उन दोनों के लिए नहीं होगा क्योंकि उन दोनों के गुण इसमें हैं। ठीक है ना, तो वो आइडेंटिकल संतान नहीं होगी। लेकिन यदि उसके गैमीट भी सेम हो और उससे बनने वाली संतान भी वैसे ही हो तो वो उन दोनों के बराबर होगा। तो अलैंगिक प्रजनन से जो भी बनेगा वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल सिमिलर होंगे, आदर्श साम्य स्थिति पे या आदर्श स्थिति पर बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पहला, नए जीव जो हैं वो जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा कि अगर मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, तो मास बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है ना, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु भार बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का योग। अब हमें ना नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम 1123। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर या परमाणुओं की संख्या। और ये जो ऊपर 23 लिखा हुआ है इसे कहा जाता है एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब जो एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन की संख्या भी होगा, प्रोटॉन की संख्या भी होगा
और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगा। ठीक है ना, सामान्य स्थिति में ये याद रखना है, यहां पे स्थितियां भी सामान्य है, कोई भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। ठीक है, तो सामान्य स्थिति में क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और नंबर ऑफ जो एटम है या एटॉमिक नंबर है वो उन तीनों बराबर होते हैं। ठीक, तो हमें एक चीज मिल गई, क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गई, और नंबर ऑफ एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास है 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है उसको इधर लिख ले, तो 23 माइनस 11 कितना हो गया, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, सॉरी, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, तो अब इसको जिस फॉर्मूले से निकाला है बस उसे इस ऑप्शन में ढूंढ लेना है। तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, ये देखिए अपन ने माइनस परमाणुओं की संख्या की है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किया, तो अपने को किसकी संख्या मिल जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में इसमें मिस्टेक है हिंदी टाइपिंग में, इसे आप सुधार के, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इसे लिख लेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम, और इसके बाद यहां से सही है, में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट क्लासिफिकेशन, ऑक्टेव्स क्लासिफिकेशन या ऑक्टेट्स क्लासिफिकेशन में। तो न्यूलैंड ने जो अपना अष्टक नियम दिया था उसने कहा था कि जो अंतिम कोश है वो 8 पे भरा जाएगा। तो केवल 8 पे नहीं भरा जाएगा, किस पे भरा जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 18 पे जाएगा, 18 पे जाएगा और 32 पे जाएगा। ठीक है, तो ये इन पे जाएगा, लास्ट की जो कोश है वो इन्हीं पे जाएंगे, 8 8 18 18 32 पर जाएंगे। तो अब ये जो है ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। अब अगर इसमें से हम ऑप्शन में देखें तो सबसे बड़ा तत्व जिसका सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक है वो कौन है, थोरियम, और थोरियम किस ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है। लोहा किस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का। रेडियम किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। रोडियम किस ब्लॉक का है, ये भी पी ब्लॉक का है। ठीक ना, लेकिन ये 3p का है, ये 4p का है। तो इसमें सबसे लास्ट में कौन सा तत्व आएगा, जिसमें 32वें में जाएगा, एफ ब्लॉक। ठीक है ना, क्योंकि एफ ब्लॉक जो है वो सबसे लास्ट में आता है। तो इसमें अंतिम तत्व कौन सा हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। फरवरी 2024 तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन थे। 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था, तब भी इसका आंसर यही था। 2024 में भी ये क्वेश्चन अगर आता है तो भी इसका आंसर क्या रहेगा, विवेक देबराय। कौन रहेगा, विवेक देबराय रहेंगे। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, आप 7th 8th के बच्चे से भी पूछ लेंगे तो इसका आंसर वो बड़े आसानी से बता देगा कि वो कौन सी धातु है, सोडियम। कौन सी धातु है, सोडियम धातु है, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। फरवरी 2018 से कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन है। तो इसमें जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के जो मालिक हैं वो कौन है, शाहरुख खान। उनकी फिल्म की जो टीम है रेड चिली एंटरटेनमेंट, उनकी पत्नी गौरी खान, इसके साथ जूही चावला और जूही चावला के पति जय मेहता। ठीक है ना, इतने सारे लोग मिलकर इस टीम को चला रहे हैं, ओन कर रहे हैं। और इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा, क्योंकि 70% के आसपास जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, शाहरुख खान की है। तो एक बड़ा हिस्सा देख रहे हैं शाहरुख खान, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, शाहरुख खान होगा। चलिए, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, वे हैं किस समूह से संबंधित। तो ये किस समूह से, वे पौधे जिनमें पौधे का कोई भाग ही नहीं होगा, मतलब वो एक साथ ऐसे बधा हुआ सा होगा, उसे क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। जैसे थैले में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं पाया जाता, उसी प्रकार ये हो जाएगा थैलोफाइटा। चलिए अगला क्वेश्चन। NaNH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, इसे आप सुधार लीजिएगा कि ये यहां पे जो है NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो आप इसको देख लें, गिन लें, तो एक N का हो गया, ठीक है, लेकिन ये इसके बाहर होल ट्वाइस लगा हुआ है, मतलब कितने हो जाएंगे, 1 × 2 = 2।
H के कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, S का एक सिंपल है, O के कितने हैं, 4 है, तो कितने हो गए, ये 2 आप बना लीजिए, ठीक है ना। तो ये 2 8 10 1 11 4 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन था, अगर यहां पे देखें तो थोड़ा सा है ना, अगर यहां से निकालें तो एक सोडियम भी जुड़ जाएगा, Na=1, तो 15 और 1 16 कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे 16 होना चाहिए था, इसीलिए मैंने पहले मिटा दिया था कि इसका आंसर अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका एक ऑप्शन E 16, तो आंसर फिर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों का उनका आवर्तिक स्वभाव जो है वो किस पे था। आप याद रखिएगा, सबसे पहले जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उसने तत्वों को उनके परमाणु भार किसके आधार पर किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। किसके आधार पर किया था प्यारे बच्चों, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के आधार पर किया। किसके आधार पर किया, एटॉमिक मास के आधार पर किया। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मोजले, और मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल दी वो किसके आधार पर दी, एटॉमिक नंबर के आधार पर दी, परमाणु क्रमांक के आधार पर दी। तो जब भी कभी मेंडलीव का पूछेगा तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी किस आवर्ती गुण का पालन करती है, तो परमाणु द्रव्यमान के उसका पालन करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए। जो ब्रिटिश इंडिया था, उस ब्रिटिश इंडिया को इन्होंने जो माउंटबेटन प्लान बना था, ठीक है, उस माउंटबेटन प्लान को कवर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नियम पास हुआ जिसमें ब्रिटिश इंडिया को दो अलग अलग डोमेनियंस में तोड़ दिया गया, जिसमें से एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। और ये जो अधिनियम आया इसे कहा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या कहा गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। तो ये जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो माउंटबेटन प्लान का ही एक अंग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू क्या होगा। तो 1 किलोवाट आवर को अगर अपन लिखें तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 और आवर्स का मतलब कितने सेकंड हो गया, 3600, 60 गुणे 60, 1 मिनट बराबर 60 और 1 सेकंड बराबर 60, तो ये कितना हो गया 36,000,000, ठीक है। तो इसी को क्या लिखा जाएगा, वॉट पर सेकंड, वॉट इंटू सेकंड, और वॉट इंटू सेकंड क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। वॉट इंटू सेकंड क्या कहलाता है, जूल कहलाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद यहां पे मैं दशमलव लगा दूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3.6 गुणे 10 की घाते कितने अंक बाद लगा है, 6 अंक बाद, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 6 जूल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है, ठीक है ना। कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है, जिसका आंसर है क्या, फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड से जुड़ी आप और चीजें समझ लीजिए कि फॉर्मिक एसिड जो है वो सबसे सरल कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सबसे सरल, ठीक है ना। इसका जो दूसरा नाम है वो है मेथनोइक एसिड, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, HCOOH, जिसमें ये कैसे जुड़ता है, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है ना। तो यहां पे इसकी कार्बन की बैलेंसी भी चारों पूरी है, ऑक्सीजन की बैलेंसी भी आप देख लीजिए पूरी है, और हाइड्रोजन की बैलेंसी भी पूरी है। हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 1, ये 1 से जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, 2, ये देखिए ये यहां भी 2 से जुड़ा हुआ है, इधर 1 और इधर 1, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी भी पूरी। और कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, टेट्रावैलेंट, अर्थात 4 होती है। तो ये देखिए 1 2 3 4, तो कार्बन की बैलेंसी भी पूरी। तो कार्बन की बैलेंसी
ऑक्सीजन की वैलेंसी और हाइड्रोजन की वैलेंसी, तो यहां पे ये है, ठीक है। और केवल ये चींटियों में नहीं पाई जाती, किसके इसके अलावा किस में पाई जाती है? लाल चींटी, बर्र, बर्र होती है लाल वाली, मधुमक्खी की डंक, इनमें भी फॉर्मिक एसिड जो है वो पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से, ठीक है ना, हाफ ऑफ व्हाट आई से, आधा जो मैं कह पाया, ठीक है ना, कहना तो मैं पूरा चाहता था पर आप समझे आधा ही। ये एक्चुअल क्या है कि एक लेखक हुए खलील जिब्रान, खलील जिब्रान, और खलील जिब्रान की एक पुस्तक आई थी फोम एंड सैंड, फोम एंड सैंड, और फोम एंड सैंड में उन्होंने कहा, एक बड़ा अच्छा कोट लिखा था इस चीज को, कि मैं अपनी बात पूरी कहना चाहता हूं लेकिन उसमें से आप आधी बात सुनते हैं और आधी बात को नकार देते हैं, और जो आधी बात आप नकार देते हैं उसे कोई दूसरा सुनता है, ठीक है ना। तो ये है कि आप अपने से पूरा कहने की कोशिश करते हैं पर कह नहीं पाते, या आप कहते तो हैं पर सामने वाला सुनता नहीं है, ठीक है ना। तो ये लिखा गया था हाफ ऑफ व्हाट आई से, वह आधा ही जो मैं कह पाया। और इस ये एक अपनी पत्नी को लिखा गया एक लव लेटर टाइप का एक उपन्यास है, एक नॉवेल है जो अनिल मेनन ने लिखा है, ठीक है ना। ये उसके सिद्ध हस्त हैं, आपको याद रखना है, हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? अनिल मेनन जी। चलिए अगला क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? आप याद रखिए, त्वरण का मतलब वो है जो गति को बढ़ाए। यदि कोई त्वरण गति को घटा रहा है, यदि कोई त्वरण गति को घटा रहा है तो जो त्वरण घटाएगा उसे हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। जो बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसीलिए इसको इंग्लिश में अपन नॉर्मली गाड़ी चलाते हो कहते हैं एक्सीलरेटर तेज कर दें, तो एक्सीलरेट करते हैं, ठीक है ना। तो त्वरण को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। लेकिन यदि उसकी कोई घटा रहा है तो उस घटाने को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और इस मंदन को, तो ऋणात्मक त्वरण जो है वो एक्चुअल में क्या है? मंदन है। और मंदन क्या करता है? चीजों को घटाएगा। तो घटाएगा किसको? वेग को घटाएगा। किसको घटाएगा? वेग को घटाएगा, वेलोसिटी को घटाएगा, ठीक है ना। तो ऋणात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत चलेगा? वेग की दिशा के विपरीत चलेगा, तभी उसकी जो स्पीड है उसे वो कम कर पाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहां स्थित है? तो आपको पहले तो यह याद रखना है कि पीर पंजाल जो पहाड़ी है, पीर पंजाल जो दर्रे हैं वो कहां है, ठीक है ना। तो एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, हालांकि आप में से कई लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, ये मैं नहीं कह रहा कि ये मेरी ट्रिक है। एक ट्रिक है कि का बू जो पी और ब, का मतलब काराकोरम, ये रेंज भी है और दर्रा भी है। बुर्जिल, जो जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ठीक है ना। ये 5 दर्रे हैं और इन्हीं से होकर लोग आते जाते हैं। तो ये जो पीर पंजाल दर्रा है, ये पीर पंजाल दर्रे पे ही अभी रेलवे सुरंग बना दी गई है। और ये कहां पे हैं सभी? ये जम्मू कश्मीर में है। तो आपको इनको याद रखना है कि ये 5 कहां हैं? जम्मू एवं कश्मीर में है, ठीक है ना, जम्मू एवं कश्मीर में। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो पानी को में जब भी हम ब्लीचिंग पाउडर मिलाएंगे तो वो क्या निकलेगा? क्लोरीन निकलेगी, ठीक है ना। क्या निकलेगा? हमेशा क्लोरीन निकलेगी। बिल्कुल इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको, कि पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर क्या निकलता है? क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। चलिए अगला,
तो ये 25 क्वेश्चन जो 9 तारीख की सुबह शिफ्ट में आए हुए थे वो यहां तक कंप्लीट हुए। कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम 9 तारीख की जो दोपहर शिफ्ट रही है उसमें जो 25-26 क्वेश्चन आए थे जीके जीएस के वो लेके हम आपके सामने पेश होंगे। तो आप हमारे इस एएलपी का जो पैटर्न चल रहा है उसका अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।